वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आइए बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री क्या थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? देखिए, भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ये इसका उद्देश्य था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य यही था कि भारत में क्या था, एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था, इस चीज का समावेश था, अगस्त घोषणा की। अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का समावेश था। देखिए, अगस्त घोषणा की बात करते हैं तो साल 1917 की बात है। 20 अगस्त तो डेट याद रखना है। 20 अगस्त जो है को मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में ऐतिहासिक मॉन्टेग्यू घोषणा पेश की थी। इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इस घोषणा में भारत में स्वशासी संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया था। तो याद रखना है, अगस्त घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। किसने की थी? तो मॉन्टेग्यू ने की थी। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था दिसंबर 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1921 को। 3 जनवरी 1921 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में उत्तरदायी, याद रखना है, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? तो द्वैध शासन वाली प्रणाली थी, उसको अपनाया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन की बात 1919 में हुई थी। अगर यही केंद्र बोल दे, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में जो द्वैध शासन हुआ था, डुअल रूल हुआ था, ये आपका जो है 1935 वाले अधिनियम से आया था। केंद्र में द्वैध शासन 1935, प्रांतों में द्वैध शासन 1919। इसको याद रखना है, यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। 1919 अधिनियम के अंतर्गत, 1919 का जो अधिनियम है, इसके अंतर्गत जो है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में। एक तो आरक्षित, दूसरा है हस्तांतरित। आरक्षित विषय अलग थे, हस्तांतरित विषय अलग थे। हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो मंत्रियों की सलाह पर। जब हस्तांतरित विषय थी उसकी बात, वो किसके हिसाब से चलेगा? मंत्रियों के हिसाब से चलेगा। जबकि जो आरक्षित विषय थे, इस पर राज्य के गवर्नर जो है वो कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करते थे। कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करते थे आरक्षित विषय पर। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। क्या किया गया था? केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था। केंद्र व प्रांतीय विषयों में विभाजन हुआ था 1919 के अधिनियम द्वारा। 19 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था, सही बात है। लेकिन किसके हिसाब से? न्याय गमन नियमों के अनुसार ही विभाजन किया गया था। न्याय गमन नियमों के अनुसार भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला, एकात्मक से संघात्मक, ठीक है। ये जो पृष्ठभूमि कहाँ से मिली थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होगा? अगर मान लीजिए कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच क्या हो जाता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस कंडीशन में किसकी मानी जाएगी बात? केंद्र सरकार की। विवाद की, जैसे आज भी है 7वीं अनुसूची में, अगर कोई ऐसा विषय है संवर्ती सूची में जिसमें राज्य भी उसी विषय पर कानून बनाता है और केंद्र भी उसी विषय पर, तो जो केंद्र वाला कानून होगा वो प्रभावी माना जाएगा। केंद्र वाला कानून ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा, उसी की बात मानी जाएगी, राज्य की नहीं मानी जाएगी। वैसे यहीं पे था कि केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उस कंडीशन में किसकी बात मान्य होगी? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की बात जो वो मान्य होगी। 1919 के अधिनियम का झुकाव जो है, 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? संघात्मक सरकार की तरफ था। मैंने अभी आपसे बताया कि जो एकात्मक से संघात्मक जो वर्तमान स्वरूप है
इसकी पृष्ठभूमि यहीं से तैयार हो गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम से। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो तो किसकी बात मानी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर की। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, तो 9 प्रांतों में। 9 प्रांतों में जो लागू की गई थी गवर्नर के अधीन प्रांतों में द्वैध शासन। मैं आपसे बता चुका हूँ द्वैध शासन में 2 विषय होंगे, हस्तांतरित और आरक्षित। जो हस्तांतरित होगा वो मंत्री की सलाह पर और जो आरक्षित होगा वो परिषद की सलाह पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली परिषदें किस प्रकार की थी, तो एक सदनीय थी। तो यहाँ पे वही कहा 1919 के अधीन जो प्रांतों में स्थापित होने वाली जो विधान परिषदें थी वो कैसी थी, एक सदन की थी, एक सिंगल सदन था उसमें। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात हुई थी। तो प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था 1919 के अधिनियम द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पर चुनाव हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन सबको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था ये किन वर्गों के लिए की गई? देखिए 1909 में सिर्फ मुसलमानों को ये पृथक निर्वाचन वाली बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर 1919 में सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो मुस्लिम तो थे ही, प्लस सिख, भारतीय ईसाई, क्रिश्चियन और यूरोपीय व आंग्ल भारतीय, इनके लिए जो कोटा था पृथक निर्वाचन वाला, उसकी व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, ये कर दी गई थी इसी के अंतर्गत। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित, अगर दलित की बात करेंगे, दलित वर्ग, श्रमिक आदि के प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या किया गया था, कुछ मनोनयन किया गया था इनके लिए। दलित वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, इनको प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनयन की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें कैसी थी? यही है कि अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग थी, भाई कौन कौन वोट दे सकेगा, वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नियम था। लेकिन इतना जान लीजिए कि सभी को वोटिंग का अधिकार नहीं था। हाँ, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल गया था, लेकिन सभी नहीं। टैक्स कौन कितना पे रहा है, टैक्स कौन कितना पे कर रहा है, इसके आधार पर। उसके अलावा जो है संपत्ति के आधार पर भी जो है, शिक्षा के आधार पर भी वोटिंग का अधिकार मिला था, सबको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार ये मिला था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि किस अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था? तो यही था, प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था, कितना? 3 वर्ष। इसके द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष होगा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, उसे स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति किसके पास थी? गवर्नर के पास थी। कि ठीक है भैया, आप प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुला सकते हो, स्थगित कर सकते हो, यहाँ तक भंग भी कर सकते हो। कौन? गवर्नर। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? तो पंजाब में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा। मंत्री जो होगा वो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा। यह व्यवस्था किस अधिनियम पर द्वारा दी गई थी? यही भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? कि वायसरॉय की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर गवर्नर को कोई अध्यादेश जारी करना है तो उसको वायसरॉय की पहले परमिशन लेनी होगी। ये बात 1919 के भारत शासन अधिनियम में थी। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था विधानसभा स्थापित की गई। देखिए, केंद्र में द्विसदन, यही कंफ्यूज करता है। केंद्र में द्विसदन यानी कि 2 सदन वहां पे होंगे, एक काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही केंद्र में द्विसदन वाली बात ये 1919 के अधिनियम से आ गई थी। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, केंद्र में देखिए, अगर पूछे कि प्रांतों में द्वैध शासन,
प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन जो है ये आपका जो है कब से, 1919 वाले से। लेकिन ये पूछे केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन की बात हो रही है तो ये 1935 के अधिनियम से, द्वैध शासन ये 1935 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1935 के। लेकिन केंद्र में द्विसदन, यहाँ अगर केंद्र में द्विसदन पूछे तो ये 1919 का ही था। और 1935 में तो प्रांतों में स्वायत्ता हो गई थी, प्रांतीय स्वायत्ता पूछे तो 1935 में। इसलिए जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर प्रांतों में द्वैध शासन है तो 1919, प्रांतीय स्वायत्ता है तो 1935, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन पूछा तो 1935। और केंद्र में द्विसदन पूछा, द्विसदन का मतलब यहाँ पर दो सदन होंगे, जैसे लोकसभा राज्यसभा वैसे ही। तो द्विसदन न्यायिक व्यवस्था केंद्र में जो हुई थी 1919 के अधिनियम के आधार पर हुई थी। लेकिन द्वैध शासन जो यहाँ पर जो हुआ था 1935 में, द्वैध वाला 1935 में था, द्वैध वाला यहाँ पर 1935 में था। लेकिन द्विसदन जो है वो 1919 में ही आ गया था। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः पहली बार राज्यसभा स्थापित की गई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा इसे बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो आज राज्यसभा है ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल कितना किया गया था, 5 वर्ष। विधानसभा कितना था, 3 वर्ष, जबकि ये कितना है, 5 वर्ष। 1919 से अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था, तो कर संबंधित वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव यानी आर्थिक बिल जो थे वो क्या थे, विधानसभा में अनिवार्य इसको करना था, इंपॉर्टेंट था, इसको अनिवार्य रूप से इसको पेश करना था, प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी, हाँ की गई थी। यहाँ पर एक आ गया कि जो भारत सचिव की परिषद है उसकी संख्या कम से कम 8 होगी, अधिकतम 12 होगी। इस चीज को ध्यान रखना है, कम से कम 8 और अधिकतम क्या होगी, 12 होगी। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की कुल संख्या वापस से निर्धारित की गई थी, कितनी, 3 कर दी गई थी, पहले 2 था ये, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी कि जनरल की कार्यकारिणी की परिषद में, देखिए सचिव की परिषद में कितना हो गया, न्यूनतम 8, अधिकतम 12। लेकिन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की अगर बात करें तो पहले 2 था, अब कितने हो गए, 3 हो गए। 2 से बढ़ाकर 1 और कर दिया, कितना, 3 हो गया। अब इस चीज को ध्यान रखना है। 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल का मत अति आवश्यक था। देखिए आय व्यय की बात होगी, अखिल भारतीय सेवा संबंधी कोई भी नियम होगा तो इस सब चीजों के लिए भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल का मत जो है वह अति आवश्यक था। इस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्च आयुक्त का कार्यालय यानी हाई कमिश्नर का कार्यालय जो सृजन किया गया था 1919 वाले से ही। इस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे। ये कहा गया था केंद्रीय और प्रांतीय बजट, केंद्र बजट वाला सेंट्रल वाला अलग और राज्यों का बजट अलग, ये कहा गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। 1919 में इस बात का जिक्र कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में कहा गया था कि ठीक हम एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्र सरकार में विहित विषय थे। देखिए अब यहाँ पे वही मैंने कहा कि केंद्र सरकार के पास कौन कौन से विषय थे, तो नाविक, सेना, बाह्य संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक, तार, मुद्रा, ऋण, आय के साधन जो भी होंगे, फौजदारी तथा दीवानी कानून और अखिल भारतीय सेवाएं, ये सारी किसके पास थी, केंद्र सरकार के पास थी। ये सारे विषय उसके पास थे। नाविक, सेना, बाह्य संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक, तार, मुद्रा, ऋण, आय के साधन, फौजदारी, दीवानी कानून, सब कुछ किसके पास, केंद्र के पास। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन जो प्रांतीय सरकारों के पास, प्रांतीय सरकारों में कौन कौन से विषय थे, तो स्थानीय स्वशासन, जाहिर सी बात है, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस और कारागृह, ये सारे महत्वपूर्ण जो कार्य थे वो किसके पास आ गए थे, प्रांतों के पास आ गए थे। ठीक।
1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? तो कांग्रेस के मध्यम वर्गीय लोगों ने क्या किया, इसका स्वागत किया था। ठीक है, चलिए भैया, सही है जो भी है। मूडीमैन समिति किसके लिए गठित की गई थी? तो मूडीमैन समिति 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु गठित की गई थी। मूडीमैन समिति, ये जो मूडीमैन समिति है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि मूडीमैन कमेटी या मूडीमैन समिति 1924 की शुरुआत में इसको अपॉइंट किया गया था। इसको जांच करनी थी कि जो 1921 के हिसाब से जो चल रहा था आपका 1919 के हिसाब से, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अधिनियम 1919 का है लेकिन लागू हुआ 1921 में। तो 1924 में ही मूडीमैन कमेटी सेटअप की गई थी। किस लिए? इसलिए सेटअप की गई थी जांच करने के लिए कि क्या ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। सर अलेक्जेंडर मूडीमैन जो है, ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। मूडीमैन कमेटी में जो मेंबर थे उसको जानना भी जरूरी कि कौन कौन उसके सदस्य थे। मूडीमैन कमेटी में कितने कितने लोग थे, कौन कौन कैसे कैसे लोग थे, उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि मूडीमैन कमेटी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मूडीमैन कमेटी जो है ये किस लिए गठित किया गया, इसको तो स्पष्ट हो गया कि 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु। हालांकि 1927 में साइमन कमीशन में गठन किया गया था। कौन कौन थे मेंबर देख लेते हैं मूडीमैन कमेटी के। तो अलेक्जेंडर मूडीमैन, फिर शिवस्वामी अय्यर, अलेक्जेंडर मूडीमैन, एक नाम था अलेक्जेंडर मूडीमैन का, अलेक्जेंडर जो कि इसके अध्यक्ष ही थे, मूडीमैन। फिर कौन थे? शिवस्वामी अय्यर। शिवस्वामी जो है ये आपके इसके एक सदस्य थे। फिर कौन था? आर.पी. परांजपे, आर.पी. परांजपे, ये जो व्यक्ति थे ये भी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, ये भी इसके सदस्य थे, नॉट अध्यक्ष। तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू भी इसके सदस्य थे मूडीमैन समिति के। ये क्वेश्चन चूंकि पूछा गया कि कौन इसका सदस्य नहीं था, तेज बहादुर सप्रू थे। जिन्ना इसके सदस्य थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और विजय चंद महताब, विजय चंद महताब जो ये भी इसके सदस्य थे, विजय चंद महताब, ये भी इसके सदस्य थे जो है। ठीक है, तो 1924 में इससे गठित की गई थी। वही इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर के इसमें बात करनी थी। और इसमें मोतीलाल नेहरू बिल्कुल भी नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी में। और इस रिपोर्ट जो मूडीमैन समिति इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1925 में, 1925 में। इस तरीके से चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। जो मैंने मेन बातें थी वो बता दी स्पष्ट रूप से कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। समिति द्वारा बनाई गई रिपोर्ट असहमति के कारण 2 भागों में विभाजित हो गई। देखिए, पहली बात तो इस पर सहमति नहीं बन पाई थी, इस पर एक आम सहमति जो है बन नहीं पाई थी। तो सहमति न होने की वजह से 2 भाग इसमें हो गए, एक तो बहुमत रिपोर्ट और अल्पमत रिपोर्ट। अल्पसंख्यक रिपोर्ट में गैर अधिकारियों द्वारा घोषित किया गया कि 1919 का अधिनियम विफल हो गया था और उन्हें एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जिसका भविष्य में स्वचालित प्रगति के प्रावधान के साथ एक स्थायी आधार बन सके। तो हमें सब यही चीज़ ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट क्या है, ये किस लिए था, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अलेक्जेंडर मूडीमैन का नाम आप लोग मत भूलिएगा। अगला पॉइंट यह है कि भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी। यह कथन संबंधित है, गवर्नर जनरल राज भी कर रहा है और शासन भी कर रहा है। ये कहाँ है? 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेष अधिकारों की बात यहाँ पे की गई कि भैया राज भी करेंगे और शासन भी करेंगे। किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तो बेड़ियों का नया जाल है। फिर किसने कहा कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उससे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे? गांधी ने कहा कि ये तो भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही एक अंग है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये बहुत ही जटिल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 1919 वाला काफ़ी कुछ फैक्ट्स में आपने पढ़ लिया और बहुत डिटेल में पढ़ा जो है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं इससे संबंधित आपको बता देता हूँ ताकि परीक्षा में आए तो आप इसे कर सकें। वो ये है कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था?
तो लॉयड जॉर्ज, इस व्यक्ति का नाम था लॉयड जॉर्ज। ये था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब यह अधिनियम आया था। ठीक है। और पहली बार उत्तरदायी शासन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात यहाँ पर की गई थी, स्पष्ट रूप से कहा गया था उत्तरदायी शासन की बात। ठीक है। भारत सचिव का खर्च वो भी कहाँ से जाएगा, सचिव का खर्च कहाँ से जाएगा, ये जाएगा ब्रिटिश राजस्व से। सचिव को खर्चा कौन देगा, ये ब्रिटिश राजस्व देगी, अंग्रेजी सरकार देगी। इस चीज को ध्यान देना है। पहली बार देश ने द्विसदनी विधानपालिका, द्विसदन की विधानपालिका हो गई था। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति डायरेक्ट इलेक्शन की बात यहीं पर हुई थी। और महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार पहली बार यहीं दिया गया। ठीक है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की। प्रांतों की स्वायत्ता, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की थी। यहाँ पे प्रांत क्या थे, अब आप कहोगे कि सर आपने कहा था 1935 में। देखिए, प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब यहाँ ये मतलब होता है इनके पास द्वैध शासन जो था, उस प्रकार की प्रांतीय स्वायत्ता की बात नहीं हो रही। द्वैध शासन से तो मुक्त हो गए थे 1935 में, लेकिन यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ये खुद कर सकते थे, लेकिन इनके पास अभी भी 1919 वाले में अभी उनके पास क्या था, कंट्रोल था। मतलब कि लेकिन प्रांतीय स्वायत्ता अगर आपको पूछे केवल प्रांतीय स्वायत्ता, तो आपका जो है 1935 का होगा। लेकिन अगर कामकाज के लिहाज से पूछे प्रांतीय स्वायत्ता, तो आगे देख लेते हैं। सीमित संख्या में संपत्ति कर एवं शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाई तथा सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन, यहाँ पर द्वैध शासन आ गया, ड्यूअल रूल आ गया। ठीक है। और इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, बता चुका हूँ। आरक्षित और हस्तांतरित सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और ये सबसे पहली बात तो ये आपको बता दें कि जो सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी, ये किताब थी डायरकी, इस पुस्तक में डायरकी वाली किताब में जो है पहली बार द्वैध शासन का उल्लेख किसने किया था, लियोनेल कर्टिस ने किया था। लियोनेल कर्टिस, इसीलिए लियोनेल कर्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ डुअल गवर्नमेंट। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, लियोनेल कर्टिस को। तो इससे जन्मदाता कौन थे, लियोनेल कर्टिस थे। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान मैं बता चुका हूँ पहले ही। इसकी परीक्षा भारत में होनी थी तथा भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भी यहीं दिया गया था। आगे देख लेते हैं। हालांकि महालेखा परीक्षक एक आपको महालेखाकार के नाम से 1858 में ही पद का सृजन हो गया था, लेकिन महालेखा परीक्षक वाली बात 1919 में भी की गई थी। ठीक, कई सारी पुस्तकों में दिया ये फैक्ट। उसके बाद वही है कि केंद्रीय बजट और से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, देखिए आपको पता होगा 1935 में, 1945 नॉट 35, 1945 में जब चुनाव हुआ था, अंतिम निर्वाचन जब हुआ था अंग्रेजों के समय में, अंतिम निर्वाचन जब हुआ था 1945 में, तो उस निर्वाचन में जो है 1919 वाले अधिनियम का ही प्रयोग किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन कब हुआ था, 1945 में। 1945 वाला चुनाव किसके आधार पर किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के हिसाब से। इसको आप देख लीजिएगा, ये एमपीपी से 2020 में पूछा गया क्वेश्चन कि 1945 वाला जो चुनाव हुआ था अंतिम निर्वाचन, ये किसके आधार पर हुआ था, तो हुआ था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। 20 अगस्त वाली डेट को नहीं भूलना है, 20 अगस्त 1917। ठीक है, मॉन्टेग्यू को नहीं भूलना है। और चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू सचिव थे, चेम्सफोर्ड जो है वो क्या थे, वाइसरॉय थे। प्रधानमंत्री इस वक्त कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज थे। तो मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने उदारवादी जो थे, जो उन्होंने कहा कि ये तो भारत का मैग्ना कार्टा है। मॉन्टेग्यू घोषणा को, यानी जो 20 अगस्त को हुई थी, इसे उन्होंने कहा कि ये तो मॉन्टेग्यू, मतलब किसमें ये कहा गया साफ साफ कि धीरे धीरे हम भारतीयों को भारत के प्रशासन में हिस्सा देंगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को ये उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये तो मतलब कि बिना सूरज का सवेरा है। ठीक है ना, बिना सूरज का सवेरा, तिलक ने कहा बिना सूरज का सवेरा।
बिना सूरज का सवेरा किसने कहा था इसे? तिलक ने कहा था। ठीक है, द्वैध शासन की बात मैं कर चुका हूँ, पहली बात ही। वैसे भी आपको सबसे पहले बता दूं, बंगाल में द्वैध शासन शुरू हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन जो है शुरू हुआ था 1765 में। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चला था, पहले बता चुका हूँ। इस द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में की थी क्लाइव ने, और द्वैध शासन को खत्म किया था किसने बंगाल में? खत्म किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो ये 16 वर्ष तक आपका जो है, उसके बाद आपको ये भी पता होगा द्वैध शासन पूर्ण रूप से 1919 में लागू किया गया। ये जो द्वैध शासन चला प्रांतों में 1919 में, और 16 वर्ष तक 1935 तक चला। ये प्रांतों में द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, बार बार 1 बाय 1 मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अधिनियम द्वारा देश में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था बता चुका हूँ, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, सब चीज़ें हो चुकी हैं। बजट अलग कर दिया गया, बता चुका हूँ। संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष मताधिकार, वो भी बता चुका हूँ, प्रत्यक्ष मताधिकार मिला था। आपको बता दें कि पहली बार जो है न्यूजीलैंड ने 19 सितंबर 1893 को न्यूजीलैंड ने क्या किया, अपने यहाँ वोटिंग का राइट दिया। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला था? न्यूजीलैंड ने। तो महिलाओं को सबसे पहले किस देश ने वोटिंग का अधिकार दिया था? न्यूजीलैंड ने। उसके बाद फिर किसने दिया था? ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 1894 में। इस चीज़ को याद रखना है, महिलाओं को मत देने का अधिकार। लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, तो 1924 में गठित क्या है? ली आयोग। 1924 में ली आयोग का गठन हुआ था। उसी के आधार पर जो है 1 अक्टूबर 1926 को जो है रॉस बर्कर नाम है इनका, रॉस बर्कर जो है, इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का। उस वक्त जो आज लोक सेवा आयोग है उसी समय का बना हुआ है। लेखा परीक्षक वाली बात भी यहाँ पे कही गई, लेकिन सारी किताबों में दिया नहीं गया है। हालांकि महालेखाकार का जो आपका पद है यह 1858 में सृजित कर दिया गया था। ठीक है, अभी यहाँ महालेखा परीक्षक वाली बात कही गई कि चलो भैया ठीक है, हम एक महालेखा परीक्षक बना देंगे, ये 1919 में कहा गया। बाद में ये कहा गया कि किसी भारतीयों को आप महालेखा परीक्षक बना सकते हो 1935 में। साइमन कमीशन वाली बात थोड़ा सा बता देता हूँ, इसी को चेक करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन बना। 7 सदस्य इसमें थे। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बना था, और इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन थे इसके अध्यक्ष। और 1928 में ये कमीशन भारत आता है। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या थे, सारे लोग क्या थे, गोरे लोग थे, सारे ब्रिटेन के लोग थे, और इसका बहुत तगड़ा विरोध किया गया। ये चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो 1919 वाला अधिनियम है बहुत ही कन्फ्यूजिंग है और बहुत ही जटिल है, इसीलिए आपको इसे ध्यान से कई बार पढ़ना है। बस मेन इसका एक कीवर्ड याद यही रखना है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। दूसरी बात, धीरे धीरे भारतीयों को भारत के प्रशासन में लाने की बात कही गई थी, और बाकी जो चीज़ें पॉइंट्स हैं उसको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, और ये भी याद रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 और केंद्र में द्वैध शासन 1935। आगे देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। थैंक यू।